गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे का ये मामला है, जहां घटनास्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने करीब 10 मिनट तक घायलों से मुलाकात की। जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी मिले पीएम मोदी। हादसे पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक भी हुई, जहां पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां घायलों की कुशलक्षेम जानी। इकलौते जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी मिले पीएम मोदी। समीक्षा बैठक की गई है, क्योंकि अब जिस तरह से बड़ी एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं इस बड़े हादसे को लेकर कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्या कुछ हुआ होगा। रिकॉर्डर भी मिला है, जिससे भी कई हद तक अंतिम वक्त की स्थितियां साफ होंगी कि आखिर क्या स्थिति हुई थी, क्या कुछ हुआ होगा। उससे भी बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी। लेकिन घायलों से मुलाकात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहुंचे, अस्पतालों से मिले, डॉक्टर से भी बात की इन सभी के स्वास्थ्य को लेकर। घटनास्थल का भी पीएम मोदी ने जायजा लिया था। घटनास्थल पर भी वो पहुंचे थे और उसके बाद हॉस्पिटल का भी रुख किया, जहां घायलों का इलाज जारी है। घायलों से मुलाकात की। जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी मिले पीएम मोदी। समीक्षा बैठक इस हादसे पर की है पीएम मोदी ने। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिजनों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हुआ है इस हादसे में। उनके परिजनों से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुलाकात की ये अहम तस्वीरें हैं। घटनास्थल का भी जायजा उन्होंने लिया था। घटनास्थल पर भी पहुंचे थे मौके पर। हालांकि अब जांच का विषय है और हर किसी को इंतजार है कि जांच एजेंसियां इस हादसे को लेकर रिपोर्ट देंगी। कैसे यह हादसा हुआ, क्या स्थिति थी, किसकी लापरवाही की वजह से यह हुआ। 265 अब तक लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है, जिसमें 241 विमान में सवार यात्री थे। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे सारा देश दुखी है, स्तब्ध है। इस दुखी घड़ी में सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोग जल्दी ठीक हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक घटना अत्यंत दुखी भी करती, व्यथित भी करती, और इस घटना ने पूरे देश ने, पूरे विश्व के कई देशों के लोगों को व्यथित किया है, दुखी किया है। हम सब लोगों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। राजस्थान के भी हमारे परिवारजन दुर्घटना में नहीं रहे। उन सब परिवारजनों के साथ पूरा राजस्थान खड़ा है इस दुखी घड़ी में। उनको भगवान के चरणों में प्राण मिले और उन परिवार के पीछे राजस्थान का व्यक्ति हमेशा साथ खड़ा रहे इस दुखी घड़ी में। सैंपलिंग की कार्यवाही चालू है, वो पूरी होगी तब आपको सत्तावार वो निवेदन दिया जाएगा। अभी कितने सैंपल जो है वो मैंने बताया कि आपको सत्तावार निवेदन आपको मिल जाएगा। अभी पूरी कार्यवाही चल रही है। कितनी सैंपलिंग हो चुकी है पटेल साहब अभी तक लगभग? आपको पूरा सत्तावार जो निवेदन है वो मिल जाएगा। करीबन 204 जितने सैंपल हुए हैं और 214 विक्टिम के लिए ये सैंपल हो गए हैं। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में अभी मैं मोर्चरी के ठीक बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। जो आइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है उन्हें परिवारजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। और मेरे साथ में यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं जो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं वो मेरे साथ में हैं। चिराग सर, ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसको किस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं और कितने अभी तक आप यहाँ पर किस तरह का डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं?
ये जो डेटा है, जो रिलेटिव्स है उनके डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए डेटा ले रहे हैं। और जैसे जैसे रिलेटिव आते हैं उनका डीएनए प्रोफाइल यहाँ लिया जाता है और बाद में जो डेड बॉडी हैंडओवर की प्रक्रिया है वैसे ख़त्म की जाएगी। अभी तक कितनी डेड बॉडीज़ हैंडओवर की प्रोसेस कर चुके हैं, कितना? वो 4 से 5 ही जितना आइडेंटिफाई हुआ है, बाकी वो वहाँ डॉक्टर बताएंगे आपको, है ना। तो देखिए, जो आइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ हैं, जिनको कि डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया, जिनकी पहचान हो गई, उन्हें ज़रूर 4 से 5 ऐसे शव हैं जो उनके परिवारजनों को सुपुर्द किए हैं। बाकी के जो शव हैं उनका जो सुपुर्दगी की जो प्रोसेस है वो डीएनए सैंपलिंग के बाद में, वो मैच होने के बाद ही ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। तो फ़िलहाल एक तरफ कोशिश ये चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंपलिंग है वो कर ली जाए, ताकि जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट्स आए और डीएनए मैचिंग के साथ में जो शव हैं वो उनके परिवारजनों को समय रहते सुपुर्द कर दिए जाएं। कैमरा सहयोगी प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद अब कई ऐसे प्रत्यक्षदर्शी सामने आ रहे हैं जिन्होंने न केवल इस घटना को देखा, बल्कि वो अब तक भी इस घटना को भूल नहीं पाए हैं। मेरे एक ऐसे ही प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ में है, विजय, जिनका घर पास में ही है। आप कहाँ रहते हैं? वो जो ये जो कल जब विमान क्रैश हुआ उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और कैसे आपने पूरा घटनाक्रम देखा था, क्या देखा आपने? मेरा घर वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे घर है। मैं घर से निकला था बाइक लेके, मेरा घर से निकला। मैंने आगे थोड़ा आगे गया 100 मीटर दूरी पे, 50 मीटर दूरी पे मैंने देखा कि पीछे से प्लेन सामने वाली हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा रहा है। टकरा के जो अतुल्यम बोलते हैं उस जगह पे, अतुल्यम 3 पे पूरा क्रैश हुआ। जहाँ पे क्रैश हुआ तो बहुत बड़ा धड़ाका हुआ। मैं डर गया। मैं वहाँ से भागकर बाइक मेरी एक जगह पे रखी, वहाँ से फटाफट मैं वहाँ पे आया, घटनास्थल पे आया। घटनास्थल पे जैसे मैं पहुँचा, मेरे सामने एक बहन जी का मस्तक मेरे सामने गिरा था। वो देख के मैं हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने आगे गया, हिम्मत की, आगे गया। आगे 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब जल रहे थे। मन में एक डर था कि ये 4 व्हीलर उड़ के मेरे पास में, पर हिम्मत करके आगे गया। मेरे सामने सिक्योरिटी गार्ड जल के राख हो गया था। फिर थोड़ा आगे करके देखा, वहाँ पे बचाओ डॉक्टर चिल्ला रहे थे। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, 108 की टीम ने बचाया। हम अंदर जाके सबको बचाया, बाहर निकाला। पर जो बच सके, मैं 25-30 लोगों को हमने बचाया। और जो प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे मैंने चीखें सुनी, बचाओ, पर वो चीख सिर्फ 10 मिनट की चीख सुनी थी, क्योंकि 10 मिनट में सब राख हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, जैसा बताया जा रहा है कि कंपाउंड एरिया, यानी कि कुछ निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे और इसके अलावा कुछ क्वार्टर्स हैं। अगर ये घटना और जो प्लेन क्रैश है ये अगर दूसरी साइड में जो आबादी इलाका है अगर वहाँ होता तो कैजुअलिटीज़ और हो सकती थी। एक और जो युवक जो हैं जो वहाँ पहुँचे थे, आप कब पहुँचे वहाँ पर और क्या आपने देखा, आपने वहाँ क्या किया? ऐसा हुआ उसकी 5 मिनट में ही वहाँ पहुँच गए थे। हमारे पार्षद अनुबेन पटेल है, वो यहाँ पे सेवा बजाते हैं सिविल हॉस्पिटल में। उनके साथ हम 25 से 30 युवा, जो हम युवा मोर्चा की टीम है, वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ से हमको सब वो प्लेन में जो गिरे वो तो सब मर ही गए थे, लेकिन पास जो वो रेसिडेंट डॉक्टर्स थे वो लोग पूरी चिंखे उसे चिल्ला रहे थे कि बचाओ। हमने जितना हो सके उतना काटमाल से उसे निकाला और फिर हम सब है ना उनको रिक्शे में डाल के यहाँ ट्रॉमा में लाए। वहाँ उतनी हो सके उतनी हमने सारवार करवाई। उसमें से लगभग हमने 20 जैसे रेसिडेंट डॉक्टर को बचाए हैं। और अनुबेन की अभी भी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। वो हेल्प डेस्क में अभी भी पूरी रात से डीएनए टेस्टिंग में अभी भी लिस्ट लेके पूरी यहाँ पे मदद में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम है बेहद दर्दनाक है। करीब 265 से ज़्यादा जानें जो हैं वो जा चुकी हैं और कई सारे घायल जो हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर सुखद पहलू कहें तो ये कि ऐसे कई सारे जो स्वयंसेवी युवा हैं जिन्होंने मौके पर पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए बिना कई सारी जानों को सुरक्षित किया। और कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये हादसा देखा है शायद ही अपनी ज़िंदगी में इस घटनाक्रम को वो भूल पाएंगे कि किस तरीके से एक विमान जो कुछ टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही आग का गोला बन गया। कैमरा सहयोगी प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। तो प्लेन क्रैश के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुलाकात के अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी उनके कुशलक्षेम जानी। लेकिन बेहद अहम है, जहां इस मामले को लेकर एजेंसियां
काम कर रही हैं। वजह जानने की कोशिश है और ब्लैक बॉक्स का डीवीआर भी यहाँ पर बरामद हो चुका है और उससे माना ही जा रहा है कि वजह सामने आ सकेगी कि आखिर क्या वजह रही इस हादसे की, आखिरी पल में क्या कुछ हुआ, किस तरह की बातचीत हुई, तमाम है। और समीक्षा बैठक भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, बेहद अहम है। बड़ा हादसा, विमान क्रैश कल हुआ और उसके बाद 265 के करीब ये आंकड़ा मरने वालों का पहुंच चुका है, जिसमें 241 विमान सवार यात्री थे, क्रू मेंबर्स थे। और क्योंकि ये मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल से ये टकराया था विमान, और इसलिए मौतों का आंकड़ा ये 265 तक पहुंचा है। घायलों का भी इलाज जारी है, जहां उनकी स्थिति क्या है वो जानने की कोशिश की जाएगी। और चलिए इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र ओझा जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। भूपेंद्र जी, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ, जिसके बाद जिनके परिजन थे उन पर क्या बीत रही है ये आमजन हर कोई महसूस कर रहा है और रोंगटे खड़े करने वाला ये हादसा रहा। लेकिन भूपेंद्र जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, इससे पहले कब इतना बड़ा हादसा हुआ होगा और क्या वजह लगती, क्योंकि हर किसी के अपने अपने कयास हैं। प्रधानमंत्री भी आज पहुंचे थे, वजह सब जानना चाहते हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं। श्वेता मैडम, इस हादसे को देखने के बाद जो वीडियोस वगैरह आए हैं उसमें 2-3 बातें काफी अहम लगी थी मुझे जी। पहला ये कि जो प्लेन क्रैश हुआ है, प्लेन जहां से क्रैश हुआ वो फ्रंट साइड से पहले बिखर गया पूरा, और पिछला पोर्शन सारा सेफ रह करके किसी बिल्डिंग में गिरा, अपने छात्रावास की बिल्डिंग में। ऐसा बहुत कम देखने में आया, सुनने में भी नहीं आ रहा है कि कोई भी प्लेन क्रैश होगा ना तो या तो वो प्लेन पूरी तरह से बिखर जाता है या फिर किसी टेल से गिरता है तो टेल साइड का पोर्शन रहता है या आगे का रहता है। पर इसमें ऐसा हुआ कि पहले फ्रंट साइड का पोर्शन पूरी तरह बिखर जाए और उसके बाद भी प्लेन रन करता रहे और किसी बिल्डिंग के अंदर घुस करके वो सेफ रहे। दूसरा एक आपने देखा होगा मैडम कि जो प्लेन से गिरने के बाद एक किसी ने वीडियो बना रखा था जी। वो वीडियो चल रहा है। उस वीडियो में आदमी ने पूरे प्लेन को टेक ऑफ के समय से लगाकर क्रैश होने तक का लगाया। उसमें आपस में बात कर रहे हैं वो पूरे न्यूज चैनल्स पे, और आपने देखा होगा व्हाट्सएप वीडियो वगैरह सब पे ये बहुत तेजी से वायरल हुआ था जी। उसमें जो दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं वो इतनी सहज लग रहा है कि दुर्घटना होने के बाद भी उनके जो शब्द हैं कि वो हो गया, वो बोले पूरा हो गया, और एकदम वो आपने देखा होगा वीडियो बंद हो जाता है। मतलब आप किसी एक्सीडेंट को देखेंगे तो एकदम अचानक कोई चीज होती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है और उनके शब्दों का जो व्यू होता है वो बहुत ही इस तरह का होता है। तीसरी एक बात है कि जो बचा है 11A सीट, एक ही सीट पे विश्वास कुमार, वो फ्रंट साइड के उनका जो अभी इंटरव्यूज वगैरह आए हैं उसमें उन्होंने बताया दूरदर्शन में भी कि मैं फ्रंट साइड की सीट पे बैठा हुआ था गेट के पास और एकदम उछल गया। उस समय तक उसने कहा उस समय तक आग बाद में एकदम गिरने के बाद लगी वहाँ उस पोर्शन में। अगर फ्यूल टैंक में आग लगती तो पूरे वो आग पूरे तेजी के साथ वहाँ फैलती है, क्योंकि फ्यूल टैंक हमेशा बॉइंग के बीच में होता है जी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लिया प्लेन के अंदर इंजन के अंदर कोई खराबी आती है ना तो प्लेन के अंदर इतनी तेजी से विदिन ए सेकंड पूरे प्लेन में आग नहीं पकड़ता, क्योंकि फ्यूल हमेशा तभी पकड़ता है कि जब फ्यूल कोई आग कोई फ्यूल चीज उसे मिले, उसके बाद ही वो इतना तेजी से विदिन ए सेकंड मतलब वो पूरे में चपेटे जी। ये चीजें एक सामान्य घटना की जो उसमें नहीं लगती। इन चीजों की और इन्वेस्टिगेशंस की और थोड़ा गहराई से जांच करने की मुझे भूपेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि सबका व्यू पॉइंट है और जो जो चीजें नजर आ रही है, हालांकि जांच में और भी चीजें सामने आएगी, क्या आपको लगता है कि जो वीडियो बनाया जा रहा था, जो बातचीत थी, या क्या ये प्लान भी हो सकता है हादसे से इतर? नहीं सर, श्वेता जी यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये वीडियो सबके पास है, आपके यहाँ आपके चैनल पे भी है, आप उसको सुनिए ना जी। आपको लगेगा कि क्रैश होने के बाद जो व्यक्ति बड़ी सहजता से बोल रहा है पूरा हो गया, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह ऐसी चीज होती है कि जो अपन खड़े में अचानक कोई चीज होती है तो व्यक्ति का जो रिएक्शन होता है बिल्कुल बहुत कुछ सहज लग रहा है। व्यक्ति वीडियो बना रहा है, क्यों बना रहा है मैं भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि बहुत
बिल्कुल भूपेंद्र जी, और सवाल ये भी उठता है क्योंकि कोई भी विमान जब टेक ऑफ करता है उससे पहले प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस सब कुछ देखा जाता है, और ये महज 2 मिनट में इतना बड़ा हादसा हो जाना, तो ये सवाल तो खड़े करते हैं कि लापरवाही किसके स्तर पर हुई है, किस वजह से यह हादसा हुआ, और इसलिए ये समझ से परे नजर आता है। अच्छा, विदिन 5 मिनट्स के अंदर, जब टेक ऑफ के ऊपर 5 मिनट्स के अंदर अगर प्लेन क्रैश हो रहा है, यानी कि रनवे पे 3 मिनट दौड़ रहा है, तब तक भी अगर मान लिया पायलट, जबकि 3000 किलोमीटर के ज्यादा का उसको एक्सपीरियंस था, उसको मालूम नहीं पड़ी, असंभव है ना। विदिन 2 मिनट्स में सब क्यों हुआ है? टेक ऑफ मतलब प्लेन जब रनवे से ऊपर टेक ऑफ के लिए गया और 600 फीट की हाइट पे पहुंचने के बाद सब कुछ हुआ है। तो ये विदिन मिनट कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ प्लेन के अंदर। बिल्कुल भूपेंद्र, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आपने जिक्र किया, आप देखना होगा क्योंकि एजेंसियां भी अब जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा कि वजह सामने आ सके कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र ओझा जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। और चलिए अहमदाबाद से हमारे सहयोगी रवि शर्मा भी जुड़ रहे हैं। रवि, मौके पर आप मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें आपके जरिए ही हम सुबह से दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है अस्पताल की? सबसे पहले तो देखिए, जिनकी जान गई श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। बहुत दुखद यह हादसा हुआ है और इंतजार है कि आखिर वजह सामने आ सके, जांच पूरी हो। लेकिन जो घायल है उनकी स्थिति क्या है? क्या सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, करीब 40-42 लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए। इनमें से माफ़ कीजिएगा, ये सारे के सारे जो घायल हैं वो फ़्लाइट के बाहर के लोग हैं, यानी कि जो मलबे जहाँ पर फ़्लाइट क्रैश हुई वो जो बिल्डिंग्स हैं उनमें रहने वाले हैं, आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं। करीब 40-42 लोग हैं जो घायल हुए, उन सभी का इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति जो है वो सभी की खतरे से बाहर बताई गई है अभी तक। और दूसरी तरफ जो डीएनए टेस्टिंग के लिए, यानी कि डीएनए के लिए जो ब्लड सैंपल, डीएनए मैचिंग के लिए जो ब्लड सैंपल दिया जा रहा है, उसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जिन परिवारजनों ने कल अपना सैंपल जो है वो दे दिया था डीएनए के लिए, वो आज यहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो दिखाई दे रहे हैं अभी। और चूँकि 72 घंटे के आसपास का समय जो है इसके रिपोर्ट्स को आने में लगता है, तो ऐसे में चूँकि एक मन में एक दुख है, और जब किसी को पता है कि उसका अपना जो है उनके बीच नहीं है, लेकिन उनका शव जो है वो उन्हें अभी तक सुपुर्द नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये जो समय है ये बड़ा चिंताजनक होता है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो मृतक जो थे उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और अभी हमने देखा कि जोधपुर की जो बेटी है खुशबू, उसके परिवार के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर थे। उन्होंने कल ही अपना डीएनए के लिए ब्लड सैंपल दे दिया था। आज सुबह करीब 4 से 5 लोग जो हैं जिनको कि आइडेंटिफाई कर लिया गया था, उनके शव जो हैं उनके परिवारजनों को सौंपे गए। लेकिन इनमें मैक्सिमम वही 4 से 5 लोगों में वही लोग थे जो कि उस हॉस्टल में रहते थे। 3 से 4 मेडिकल स्टूडेंट हैं और कुछ आसपास के 1-2 लोग और हैं जिनके शव परिवारजनों को सुपुर्द कर दिए, चूँकि उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका था। लेकिन जो 241 जो शव हैं, जिनका जो भी अवशेष वहाँ से रेस्क्यू करके वहाँ से मिला, उनको यहाँ मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया, उन सभी का डीएनए मैचिंग होगी। उस डीएनए मैचिंग के बाद में जो शव हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होगा और फिर उन्हें परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो कसौटी भवन है सिविल हॉस्पिटल का, वहाँ पर ये गहमा गहमी जो है वो इसी चीज़ के लिए है। कुछ बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको वॉलंटियर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। और मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि ज़रा इस तरफ भी, इस अहाते में भी दिखाएं कि बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स की मौजूदगी है। वो किसी भी धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर यहाँ स्वयं सेवा के लिए पहुँचे हैं, एक दूसरे की मदद के लिए पहुँचे हैं। या यूँ कहें कि बापू की ये जो धरती है एक बार पूरी एक साथ में मानवता के लिए आ खड़ी हुई है। हर कोई जो है यहाँ पर मदद के लिए पहुँचा हुआ है कि कैसे भी करके जो परिवारजन जो यहाँ आ रहे हैं, जो मृतक हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। हम लोगों ने सुबह बताया भी था कि गुजरात भाजपा ने एक व्यवस्था की है
3 विधायकों की ड्यूटी 6-6 घंटे की शिफ्ट में यहाँ पर लगाई गई है। हर 6 घंटे के लिए 3 विधायक जो हैं भाजपा के वो यहाँ पर रहेंगे, पूरा कोऑर्डिनेशन देखेंगे, किसी भी तरीके से परिवारजन जो हैं उनको परेशानी ना हो। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने ब्लड सैंपल दे दिए हैं उनको अब अपनी उनकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, ताकि DNA मैचिंग होने के बाद में जो शव हैं वो उनको सुपुर्द कर दिए जाएं। तो ये जो पूरा कल जो दुर्घटना हुई दुखांतिका थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रैश साइट पर भी हम लोग थे मौजूद, वहाँ पर जो जांच एजेंसीज़ हैं। और देखिए श्वेता, चूँकि सिविल एविएशन सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो पूरी दुनिया का सेक्टर एक साथ में जानकारियां एक दूसरे से साझा करता है, और ये चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि 3 एजेंसीज जो हैं वो अलग अलग स्तर पर वहां पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। इनमें सबसे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, इसके अलावा अमेरिकन नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीम वहाँ पर है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे दुनिया भर में सिविल जो एविएशन सेक्टर है उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक सामंजस्य स्थापित करता है। और श्वेता, लगातार जो चर्चा हो रही है, तमाम तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो एजेंसीज हैं, दुनिया की टॉप एजेंसीज हैं, जो ये तय करेंगी, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगी कि आखिर ये जो पूरा प्लेन क्रैश जो हुआ है उसकी असली वजह क्या है। कयास लगाना बड़ा आसान है, लेकिन असलियत क्या है वो जब तक सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना बेमानी होगा। और यही वजह है कि 50 से 60 में कितना वक्त, क्योंकि देखिए 3 अहम एजेंसियों का आपने जिक्र किया, ये जांच करेंगी, इंतजार सबको है वजह जानने का, और इसलिए बहुत ही तह तक जाकर और बारीकी से जांच करना जरूरी है ताकि ठोस वजह सामने आ सके। लेकिन फिर भी जानना समझना ये जरूर चाहेंगे कि कितना वक्त इसमें लग सकता है, कब तक तस्वीर साफ होती है, कितना वक्त एजेंसियों को भी चाहिए होता है इस तरह के हादसों को जांचने के लिए? बिल्कुल, देखिए श्वेता, किसी भी एयरक्राफ्ट का जब इस तरह से क्रैश होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्लैक बॉक्स, जिसकी खोज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जो भी जांच एजेंसीज मौके पर पहुंचती हैं वो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स तलाशती हैं, ताकि जो भी लास्ट कम्युनिकेशन जो था उसके आधार पर ये पता चल सके कि पायलट किन स्थितियों में था, क्या उसका कम्युनिकेशन ATC के साथ हुआ। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक ये डिसाइड कर पाती हैं, चूँकि अब वो जो पायलट्स हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करी होगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं जब ब्लैक बॉक्स जो है वो हासिल हो जाएगा। चूँकि अभी तक ऑफिशियली ये जानकारी नहीं आई है, लेकिन चूंकि जो टेल पार्ट है इस एयरक्राफ्ट का, मैंने थोड़ी देर पहले भी हमारे दर्शकों से जानकारी साझा की थी कि जो टेल पार्ट है इस एयरक्राफ्ट का वो अभी भी वो जो कंपाउंड है जो इस हॉस्पिटल के, सिविल हॉस्पिटल के जो मेडिकल छात्रों के जो हॉस्टल्स हैं उन कंपाउंड की बिल्डिंग में वो टेल पार्ट रहा है। तो ऐसे में बहुत संभव है कि वहाँ पर ये जो ब्लैक बॉक्स है ये जो जांच एजेंसीज हैं उनको हासिल हो गया हो, और जब उसकी जांच होगी तो उसके बाद में प्रॉपर कम्युनिकेशन पता चलेगा कि क्या कम्युनिकेशन पायलट्स का ATC के साथ रहा था, और उसी के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा ये भी देखा जाना बहुत लाजमी है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये कंपाउंड एरिया में गिरा है जहां पर थोड़ी कम आबादी थी, यानी कि जो मेडिकल छात्र हैं उनके हॉस्टल्स थे। इसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा मास वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या पायलट्स ने लास्ट में एन वक्त पर जब प्लेन क्रैश होने की पोजीशन में था तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने क्या प्लेन को इस तरफ मोड़ने की कोशिश की ताकि जो आबादी एरिया है, चूँकि श्वेता अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उसके चारों तरफ सघन आबादी इलाका है, मेघानी नगर का एरिया है, इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल है, इसके पास में और जो दूसरे आबादी इलाके हैं वो बिल्कुल सटे हुए हैं इस एयरपोर्ट्स की 4 जो पैराफेरी है उससे। तो ऐसे में अगर ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा सघन आबादी वाले इलाकों में गिरता तो संभव है कि और ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो सकती थी। तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि क्या पायलट्स ने अपने एन वक्त तक भी जो उनकी डिसीजन मेकिंग थी, उनका जो मस्तिष्क था वो इतना बढ़िया डिसीजन कर रहा था कि उन्होंने उस एयरक्राफ्ट की दिशा थोड़ी सी मोड़ी हो ताकि कम कैजुअल्टीज हुई हो। तो ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैंने आपको बताया कि ब्लैक बॉक्स का DVR मिला है, क्या इसको इसे लेकर पुष्टि हुई है? क्या स्पष्ट रूप से बताइए
क्या वाकई में मिल गया है या उसका दूसरा पार्ट का इंतजार किया जा रहा है कि वो भी मिल जाए और उसके बाद ही जांच आगे बढ़े? देखिए श्वेता, हालांकि अप्रष्ट खबरें हैं। जो सीडीआर मिलने की बात आई, हालांकि हम लोग जब वहाँ अभी उस क्रैश साइट पर मौजूद थे तो वहाँ पर हमारी कुछ पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे अनौपचारिक जब बात हो रही थी, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो सीडीआर जिसके बारे में अभी खबरें आ रही हैं वो सीडीआर एक्चुअल में उस एयरक्राफ्ट का ही हो, चूंकि सीडीआर जो है उन बिल्डिंग्स में लगे सीसीटीवी कैमरों का भी हो सकता है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हुई हैं। तो ऐसे में वो सीडीआर किस चीज़ का है और ब्लैक बॉक्स का मिलना जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स एक ऐसा पार्टिकल है किसी भी एयरक्राफ्ट का जो सारी जानकारियां, सारे मैसेजेस जो है वो रिकॉर्ड करता है, उसमें उनकी जानकारी रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ब्लैक बॉक्स है। जब तक ये प्रामाणिक तौर पर सामने नहीं आ जाता कि इस एयरक्राफ्ट का जो बोइंग 787 है उसका ब्लैक बॉक्स हासिल हुआ है या नहीं, तब तक कुछ भी कहना अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, और इसलिए शायद इंतजार किया जा रहा है कि पुष्टि हो जाए, मिल जाए और उसके बाद ये जांच आगे बढ़ेगी। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो जाता है कि ब्लैक बॉक्स का सीवीआर और एफडीआर दोनों यहाँ पर बराबर हो जाए, जो कि 2 हिस्से होते हैं। बहुत शुक्रिया रवि, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।